अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि गुज़श्ता एक साल के अरसे में मुल्क के अंदर दो अहम तरीन मनसूबों की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है। एक दियामेर भाषा डैम और दूसरा मोमन डैम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मुल्क की तारीख के सबसे बड़े डैम दियामेर भाषा डैम की साइट का दौरा भी किया, जहां डैम की तामीर का जो काम है ये शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी मौजूद थे। साइट के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला किया है। यकीनी तौर पर भाषा डैम की तामीर आने वाले वक्त में इससे मुल्क के अंदर बिजली और जो पानी की ज़रूरत है ये पूरी करने के लिए ये बहुत नागुज़ीर था ये मंसूबा। 60 की दहाई के बाद अब तक पाकिस्तान ने कोई भी अब तक बड़ा डैम नहीं बन पाया पाकिस्तान में। दियामेर भाषा डैम के बारे में हम आपको बताएं कि ये डैम गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में दरियाए सिंध पर तामीर किया जा रहा है। वापडा के मुताबिक डैम की बुलंदी 272 मीटर होगी। इसके 14 स्पिलवे गेट तामीर किए जाएंगे। इसमें मजमूई तौर पर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 8.10 मिलियन एकड़ फिट होगी, जबकि इसमें बैक वक्त 6.40 मिलियन एकड़ फिट पानी मौजूद रहेगा। दियामेर भाषा डैम की तामीर के 3 बुनियादी मकासद हैं। इनमें ज़रई मकासद के लिए पानी ज़ख़ीरा करना, सैलाब से बचाव करना और कम लागत पर पन बिजली की पैदावार को हासिल करना है। इस डैम की तामीर से पन बिजली घरों से हर साल 2.5 अरब यूनिट इजाफी जो है वो बिजली हासिल होगी। इस डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 टरबाइन लगाई जाएंगी और हर टरबाइन से मतवक्के तौर पर 375 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जबकि मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। यकीनन कतरा कतरा दरिया बनता है। अवाम ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, ताउन किया। डैम की तामीर शुरू हो चुकी है। कब मुकम्मल होगी, कितने मराहिल में काम होगा, मैं बात करूंगी। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, यकीनन ये पूरी कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एक ऐसा काम शुरू होने जा रहा है जो बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बोला कि 60 की दहाई के बाद से अब तक कोई इतना बड़ा मंसूबा डैम का शुरू नहीं हो पाया। किन मराहिल में काम होगा, कितने मराहिल हैं, क्या बिल्कुल 10 साल में ये मंसूबा जो है अपनी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा? जी थैंक यू शाजिया। पहले तो आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो दिया है और सारी चीज़ें कवर की हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो मंसूबे हैं हाइड्रो पावर जिसमें स्टोरेज भी हो और हाइड्रो पावर जनरेशन भी हो, ये बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा इसका फीचर ये होता है कि ये बड़े कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। तो इन दो फीचर्स की वजह से इनकी पॉलिटिकल जो ओनरशिप है वो स्लाइटली कम होती है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे आपने बताया कि 80s में शुरू हुआ था, इन दो फीचर्स के अलावा 3-4 बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो वेरी करते हैं हर मुल्क में हाइड्रो पावर के डेवलपमेंट को। क्या है, फंडिंग अरेंजमेंट्स कैसे हैं आपके पास, आपकी टेक्निकल इंजीनियरिंग कैपेसिटी क्या है मुल्क की, आपके पास लैंड एक्विजिशन मैकेनिज्म्स क्या हैं, आपके गवर्नेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं, आपके पास रीसेटलमेंट कैपेसिटीज़ क्या हैं, आपके मुल्क में कितनी रेजिलियंस है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर जो होती है कमज़ोर मुल्कों के ख़िलाफ़, कि आप उसको सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं, फिर लॉबीज़ किस तरह ऑपरेट करती हैं। तो ये सारे जो 6-7 मेजर इशूज़ हैं, ये वन वे द अदर दे हैव बीन इम्पैक्टिंग द आउटकम ऑफ द डैम। अब ये सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कर लिए हैं, इनको ओवरकम कर लिया है हमने, और इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। बहुत मुश्किलात थी, नाइट मेरिश एक्सपीरियंस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की सपोर्ट रही, पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट रही, मीडिया की सपोर्ट रही, और मेरी जो अपनी टीम है दे डिड अ वंडरफुल जॉब। अब कमिंग टू द डैम का, ये देखिए कि डैम को बनाने के लिए मैं आपको आसान अल्फाज में ये बताऊँ को डैम को बनाने के लिए जिस जगह आपने डैम बनाना है, सबसे पहले तो आपने दरिया का रुख मोड़ना है। बिल्कुल, क्योंकि जब दरिया का रुख मोड़ेंगे, उस पानी को किसी और डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो फिर आपको वो जगह अवेलेबल होगी जहाँ पे आपने मेन डैम क्रस्ट स्ट्रक्चर को बनाना है। तो जो डाइवर्जन वर्क्स हैं ये सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इस डैम में हमने जो 2 डाइवर्जन टनल्स बनानी है और 1 डाइवर्जन कनाल बनानी है।
ये तकरीबन 3 इयर्स में मुकम्मल होगी वो। लेकिन इंजीनियरिंग में देखें दो बातें होती हैं, कुछ वर्क्स कंकरेंट होते हैं, कुछ इसमें सीक्वेंसिंग होती है, तो इसमें से फिर डिपेंड करता है कि कौन सा जो एक पर्टिकुलर माइलस्टोन है वो क्रिटिकल पाथ में जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें हालांकि हम डैम स्ट्रक्चर तो 3 साल के बाद शुरू करेंगे, लेकिन इसमें जो एक्सकेवेशन के वर्क्स हैं डैम स्ट्रक्चर पे वो हम कंकरेंटली शुरू भी कर देंगे। दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट है जब डाइवर्जन टनल बन जाती है तो उसके अलावा हमने 2 छोटे छोटे डैम्स बनाने होते हैं जिनको कॉफर डैम्स कहते हैं, कि डाइवर्जन के बावजूद अगर वाटर सीपेज हो उस इलाके में तो उसमें डाइक्स बनाई जाती हैं, उसमें वॉल्स बनाई जाती हैं, अंडरकट्स वॉल बनाई जाती हैं, और फिर उसमें पिट्स हैं, वहाँ से पानी को पंप आउट किया जाता है। एक अपर कॉफर डैम होता है, एक नीचर कॉफर डैम होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि पावर हाउसेस, ये बड़ा यूनिक है। इसके जो 2 पावर हाउसेस हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है, और दोनों में जो जैसे आप बता रही थी इंट्रो में कि 6 यूनिट्स हैं 375 मेगावाट की। लेकिन समझने की बात शाजिया ये है कि ये जो जगह है ये कोस्तान आइलैंडिक आर्क में कहते हैं, किया में होती है ये, और ये 300 से 400 किलोमीटर के स्प्रेड में है इस इलाके में। और जो मुख्तलिफ किस्म की आप देखें रॉक्स होती हैं, सबसे कम टैल्क है जिससे टैल्कम पाउडर बनता है, लाइम स्टोन्स हैं, उसके बाद ये ओरानाइट फैमिली के हैं, ये गैब्रोनाइट ओरानाइट फैमिली है, ग्रेनाइट है। तो ये पाकिस्तान को खुदा का एक तोहफा है कि यहाँ जो रॉक स्ट्रक्चर है ये इसकी कंपोजिशन इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमेशा और ये 300 इलाके फंडिंग सोर्सेज ये हमेशा बैरियर रहे हैं, पैसों की का होना एक बड़ा मसला रहा है। जून में जब दियामिर भाषा डैम केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि वापडा को डैम्स की तामीर में कोई रुकावट हो तो हमें इन्फॉर्म किया जाए, पैसों की ज़रूरत हो तो हमसे बोला जाए, हम ये सारी रुकावटें दूर करेंगे, पैसा देंगे। तो क्या वो सारे मसाइल हल हो चुके हैं? और अपने ताई वापडा की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? वापडा ने अपने ज़राए से भी तो पैसे इकट्ठे किए हैं। जी हाँ, पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उनकी जो सपोर्ट है वो हमें बहुत मुफीद थी, काफ़ी मसाइल हल करने में उनकी मदद मिली है। हाँ। देखिए फंडिंग जो इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल हैं वो बड़े ज़रूरी हैं आजकल डैम या कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यू कांट अफोर्ड टू हैव अ हॉट कैश एंड गो बाय थिंग्स फ्रॉम मार्केट। अब इसका जो हमारा मॉडल है वो बड़ा हाइब्रिड मॉडल है जिसमें इसकी 4 स्ट्रीम्स हैं। कुछ हमारे पास जो गवर्नमेंट की फंडिंग है वो तकरीबन इसमें है 26% पूरे डैम में है। अच्छा। वापडा के इटसेल्फ जो है, आप यू विल बी ग्लैड टू हियर कि वापडा इसमें 176 बिलियन रुपीस की अपनी इक्विटी को इंजेक्ट करेगी। अच्छा। उसके अलावा हमारे दोनों कंपोनेंट कमर्शियल फाइनेंसिंग के हैं, फॉरेन कंपोनेंट भी है और लोकल कंपोनेंट भी है। और चौथी चीज़ जो है वो स्प्रायर क्रेडिट है कि वंस वी गो टू द पार्ट जनरेशन पार्ट तो उसमें जो इक्विपमेंट होगा, टर्बाइंस होंगी, किस टर्म कंडीशन पे हम लेके आएंगे। तो इट्स ए वेरी कम्प्रिहेंसिव मॉडल और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी फॉर 8 to 9 years फॉर देयर 26%। रेस्ट ऑफ द मॉडल इज ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड, इज अंडर कंट्रोल। इसके लिए मैं बुनियाद आपको ये बताऊं कि किसी भी इदारे के लिए आसान या मुश्किल क्यों होता है फंड रेज करना। पाकिस्तान में वापडा पाकिस्तान की पहली एक पब्लिक एंटिटी है जिसने अपने आप को एवेल्युएट कराया फॉर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग। और दुनिया में एवेल्युएटर सिर्फ 3 हैं, इट इज फिच, मूडीज एंड S&P। और वी टुक अ चांस एंड वी हैड एवेल्युएशन, तीनों से अपनी एवेल्युएशन कराई है। और आपके सुन के ये खुशी होगी कि जितने एवेल्युएटर्स हैं उन्होंने हमारी स्टेबल आउटलुक को डिक्लेयर किया है। किस पे डिक्लेयर किया है? हमारे एसेट्स पे, हमारी बैलेंस शीट पे, हमारी डिसीजन मेकिंग पे, हमारी O&M पे और हमारे स्ट्रक्चर्स पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह प्रीटी हैप्पी ऑन दिस एंड वी हैव नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ बिजली महंगी की वजह ये है कि हम बाहर से जो है महंगा तेल जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं, फिर बिजली बनाते हैं, फिर ज़ाहिर है महंगी बिजली बनती है, फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ को ज़ाहिर है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है महंगी बिजली का। अब जब इससे हम 4500 मेगावाट बिजली ज़ाहिर है इससे मिलेगी, फिर नेशनल ग्रिड को ये मंसूबा हर साल 18 अरब यूनिट बिजली फराहम करेगा। तो ये कितना बड़ा सोर्स है कि हमारा जो शॉर्टफॉल है बिजली का वो भी पूरा हो सकता है और उसके अलावा बिजली भी सस्ती मिल सकती है। कितना बड़ा सोर्स है ये सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया शाज़िया। देखें, समझने की बात है कि जो बिजली हम बना रहे हैं उस वक्त जो हमारा शेयर हाइड्रो पावर का है वो सिर्फ 30% है, जो कि बहुत कम है। हमें इस अपनी परसेंटेज को कम से कम 50-60% लेके जाएंगे
तो फिर जो बिजली अवेलेबल होगी तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटेटिव होगी। सही। इससे आप अंदाज़ा ये लगाएं कि 18 बिलियन यूनिट्स तो दामिर बादशाह खुद प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके होने की वजह से जो इसके डाउन स्ट्रीम डैम्स हैं, जिसमें दासू है, जिसमें तरबेला है, जिना है, चश्मा है, वहाँ से भी 2.5 बिलियन यूनिट्स एडिशनल जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तीसरी चीज़ ये है कि इसका जो एनुअल रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का वो तकरीबन 300 बिलियन रुपीज़ होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो आप इंपोर्ट करती हैं ऑयल एक्सपेंसिव, वो $2.5 बिलियन का एनुअली इंपोर्ट करती हैं जो बाहर से मंगाती हैं, तो उससे आपकी जान छुट जाएगी। बिल्कुल। हमें सस्ती बिजली मिलेगी या नहीं, सवाल कंसर्न तो यही होना चाहिए एक आम बंदे का। जी देखें ना, हम तो आपको 3 रुपए की बिजली की यूनिट बना के देंगे, अभी तो आप 14-16 रुपए उनको पे करती हैं IPPs को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद डैम, उसकी तामीर की क्या सूरत हाल है? जी मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बावजूद वहाँ पे हमारे जो माइलस्टोन्स हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली जा रहे हैं जो हमने कंसीव किए थे। कुछ 10 से 11% स्लो डाउन हुआ है बिकॉज कुछ वहाँ पे कोरोना में कंसल्टेंट्स के इश्यूज हुए, कोई केसेस हुए, तो और फिर SOPs के मुताबिक हमें अपने जो रीडिज़ाइन करना पड़ा अपने माइलस्टोन्स को। तो अभी तक जो हमने मई लास्ट ईयर शुरू किया था, तो वी आर वेल ऑन आवर वे टू आवर प्लान। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन सर, इस डैम की तामीर से कहते हैं 30 देहात और मजमूई तौर पर 2200 घराने जिनकी आबादी तकरीबन 22,000 है, ये इफेक्ट हुए हैं डायरेक्टली, और 500 एकड़ ज़रई ज़मीन और शराय कराकोरम का 100 किलोमीटर इलाका जो है ना, ज़ाहिर इससे ज़ेरे आब आएगा। इसके अल्टरनेट प्लान्स आप लोगों ने बना लिए हैं? जो वहाँ की आबादियाँ हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट हुई हैं, उनको आप लोगों ने क्या अल्टरनेट जगह दी है रहने के लिए, या उनको कैश में दे दिया है और वो अपना जो है ना रिहैबिलिटेट हो सकेंगे कहीं और जाकर? जी इसके दो हिस्से हैं। जो रीसेटलमेंट का है, जो हमारे यहाँ से 31,000 लोग जहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, उनके लिए एक तो हमने बड़ा एक हाई एंड रीसेटलमेंट विलेज बनाया है चलास में। अच्छा। और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें दूसरा कंपोनेंट वो लोग थे जो अपनी मर्जी की जगह पे घर बनाना चाहते हैं, तो उनको हमने फाइनेंशियली कंपनसेट किया है। समझने की बात यह है, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो अपने इलाकों में रहना चाहते हैं, अपनी बरादरी में शादियाँ करते हैं, उनको पेस्चरिंग फील्ड चाहिए होती हैं, तो रीसेटलमेंट के लिए हमने लोगों की मंशा के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दैट प्लान हैज़ बीन पुट इनटू फैक्ट। सही, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऑपोजिशन और हुकूमत में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत में अवामी मसाइल शायद कहीं पीछे रह गए हैं। ना तो अपोजिशन अवाम की बात करती है और ना ही हुकूमत इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत से जो है ना वो बाज आती है। हुकूमत का वक्त तो ज़ाहिर है ऐसे कट जाएगा, लेकिन अवाम को क्या हासिल होगा? उज़ैर बलोच की GIT के अलावा 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के ऊपर भी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफ़ी तलखी चल रही है। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने का बिल भी सेनेट में मुस्तरद कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का ही कहना था कि NFC अवार्ड पर हमला नाकाबिले कबूल है। हुकूमत की नाअहलियत और बेमिसाल बदइंतजामी पाकिस्तान के लिए खतरा है। सूबे मुल्क चला रहे हैं और हम विफाक को आवाम से चोरी नहीं करने देंगे। जिस पर सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि उन्हें यह समझ नहीं आती है कि इस तरह की चीजों को आखिर नो गो एरियाज क्यों बना दिया जाता है। आज उज़ैर बलोच की GIT का मामला दोबारा उठाने वाले विफाकी वजीर अली जैदी ने एक नया मुतालिबा कर दिया है और ये ट्वीट किया है कि बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो की मुबैना वसीयत कौम को दिखाएं। अली जैदी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि हाथ से तहरीर की गई गैर तस्दीक शुदा वसीयत को बीबी की वसीयत के तौर पर पेश करके अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए भी यही जाली कागज का टुकड़ा इस्तेमाल किया गया। आखिर हुकूमत और सिंध हुकूमत में, विफाक में, सिंध में ये चपकलिश दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? ये
इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत आखिर क्यों परवान चढ़ती जा रही है, बजाय कि इसके आप मिलकर एक पेज पर इकट्ठा होकर आवाम के मसाइल के लिए बात करें, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा है सेनेटर शहरी रहमान साहबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं NFC अवार्ड पर आपसे बात करना चाहूँगी। NFC अवार्ड क्यों हुकूमत जो है विफाक की तरफ से सूबों का हिस्सा ये कम करना चाहती है, नंबर 1। दूसरा, अगर आइन के आर्टिकल 160A3 के तहत बात करें तो उसके तहत तो सूबों का हिस्सा पिछले अवार्ड से कम नहीं होना चाहिए। 18वीं तरमीम पर आपको भी पता है वज़ीर आज़म और वज़रा गाहे बगाहे बात करते रहते हैं, इस पर नजरसानी की बात करते रहते हैं। फिर 18वीं तरमीम के बाद जब सूबे बाइख्तियार हैं तो विफाक क्यों सूबों का हिस्सा कम करना चाहते हैं? क्या वजह सिर्फ ये NFC अवार्ड है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात आपने खुद ही एक तरह से आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। मसला ये है कि ये वफाकी हुकूमत कुछ सुनना नहीं चाहती। ये अपनी बौखलाहट का इस वक्त शिकार इसलिए है कि ये समझ रहे थे कि कंटेनर की गालम गलोच की सियासत जो है, नारेबाजी ठीक है, गालम गलोच तो नहीं, लेकिन आप अपनी सियासी जलसाबाजी जरूर करें, उसका हर चीज़ का एक वक्त होता है। लेकिन ये इन्होंने ट्रांजिशन नहीं किया, ये गवर्नेंस और कंटेनर सियासत में फ़र्क नहीं समझ पाए हैं। और नतीजा इसका ये है कि इस वक्त जो मुल्क में वफाक के फाइनेंसेस की सूरत हाल है वो बुरानी है, और उन्होंने ना बजट बना सके। जो बजट मैं आपको लिख के दे दूं, कल इसकी 15 मिनी बजट आएंगी। इस बजट की कोई हैसियत नहीं है। बजट का मेन जो होता है, जो हार्ट दिल उसे कहते हैं, कोर होता है, वो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, महसूलात होती हैं। अब महसूलात अगर ये नहीं मैनेज कर रहे अपने अहदाफ के साथ, बार बार इन पर नजरसानी हो रही है, तो आप मुझे बताएं, आप कर्जे लेने के बजाय जो आप 20 अरब रोज के कर्जे ले रहे हैं, एडिशनल टैक्सेस, ये नहीं कि सिर्फ आप 20 अरब इजाफी टैक्सेस ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं रोज। ये इंटरनेशनल मद से भी होते हैं और डोमेस्टिक भी बहुत आपकी ज्यादा बोरोइंग हुए, तो आपने प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल स्क्वीज आउट किया है। कोई इन्वेस्टमेंट इसलिए भी नहीं हो रही कि सारा कुछ बोरोइंग हुकूमत कर जाती है। इस सूरत हाल में जब वो अब उनसे पैसा नहीं मैच हो रहा, इनसे अब अकाउंट्स भी नहीं बैलेंस हो रहे, इतनी ज्यादा इनकॉम्पिटेंस हो गई है, और ये समझते थे कि ये आएंगे, नारे लगाएंगे और अपनी गुड लुक्स के साथ ये चला लेंगे हुकूमत। ऐसा तो नहीं होता, डट के काम करना पड़ता है, सुबह शाम, वीकेंड्स, रात 12 बजे तक। PM हाउस में पहली मीटिंग हमारी वीट इम्पोर्ट पे हुई थी कि हम क्यों कर रहे हैं वीर, हमें खुद का फील करना है, और किया। फिर इस तरह से आपको काम करना होता है। हर चीज नैरेटिव की नहीं होती, हर चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हुकूमत सिर्फ कैबिनेट ब्रीफिंग करती है। आज मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, मैं सिर्फ कैबिनेट ब्रीफिंग किया करती थी। इक्का दुक्का शोज, आपके दोस्त के फोन आ गए, किसी को ऑब्लाइज करना है, कोई मैसेज देना है, चलें फिर कर लिया। लेकिन ये रोज की गाली गलोच और बयानिए की जंग नहीं लड़ रहे होते थे। आपको गवर्नेंस करनी है, मैसेज देना है और दूसरों को साथ लेके चलना है। आपको लगता है कि हुकूमत अपने टारगेट्स नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सूबों के उस पर कट लगाना चाहती है? सूबे जो हैं, मेरी बहन, सूबे जो हैं वो इनको शायद नहीं समझ आ रही। सूबे सब महसूलियात से आगे चले, अपने महसूलियात में अपने हदफ से आगे चले गए। तो रेवेन्यू कलेक्शन सिंध की 8% टारगेट से ज्यादा है इस दफा, और वो सब खून मारना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हर सूबा जितना भी उनका ना अहल वजीर आला हो या ना अहल उनके हेल्थ मिनिस्टर हो, सब कह रहे हैं, बिलबिला रहे, हमें सोशल सेक्टर के लिए बढ़ाएं, क्योंकि सूबे ही सोशल सेक्टर चलाते हैं। ठीक है, अच्छे या बुरे वही चलाते हैं, और हमें तो शुक्र है, और हमने बहुत अल्लाह से दुआ की है कि भाई इसको शुक्र है कि हम सिंध में कि हम बचे के काफ़ी कुछ हमारे अस्पतालात इस सिचुएशन में थे कि हम एक दूसरे को वहाँ ले जा सकें। और अब जो हालात हैं, ठीक है, बहुत बेहतरी लानी है, गांव गली में बहुत मसले हैं, लेकिन ये जो इस वक्त कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का उमरानी मुआहदा भी अनरावल करना चाहते हैं, ना तारीख से कुछ सीख रहे हैं,
बाबा अच्छा, ये एक विफाक ने जो कहा है कि वो अपना फाइनेंस कमीशन तश्कील दे ताकि तमाम अजला को उसकी जरूरियात के मुताबिक हिस्सा दिया जा सके। असद उमर इसको सुपरवाइज करेंगे, आप लोगों को इस पर क्या रिजर्वेशंस है? नहीं सुपरवाइज कर सकते क्योंकि ये आईनी चीज नहीं है, वो 3 सूबों को सुपरवाइज कर सकते। लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। सुपरवाइज करना सरे, हम बहुत बिल्कुल चाहते हैं कि हम एक साथ काम करें, बेशक आप हमसे मिल बैठ के काम करें, लेकिन आप ये मत समझें कि आपके बयानिए की जंग से हम परेशान हो गए। अगर कंटेनर सियासत करनी है तो फिर हम भी आके कर लेते हैं, लेकिन बात ऐसी सिंपल है इसमें कि ये जो बात हो रही है ना कि दोनों अतराफ, नहीं, मैंने आज सेनेट में यही कहा, दोनों अतराफ से नहीं चलती। ये जिम्मेदारी जो है रियासत को चलाने की, मुल्क में गवर्नेंस ठीक करने की और वहदत और यूनिटी मेंटेन करने की या क्रिएट करने की, जब आपके पास नेशनल क्राइसिस हो, जैसे कश्मीर और कोविड दोनों हुए थे, तो आपने नहीं किया। और मैं बहुत वजाहत से कहूंगी, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं करप्ट लोगों से बात नहीं करूंगा, वो कश्मीर की मीटिंग में नहीं आए, वो कोविड की मीटिंग में किसी को सुनाने चाहते थे। उन्होंने कोई यूनिट मीटिंग नहीं की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्टेट्समैन लाइक अप्रोच किया कि मैं करूंगा, मैं बिल्कुल तनकीद नहीं करना चाहता, वो टोन सेट करना चाहते थे। सब ये क्यों भूल गए? दोनों तरफ से नहीं हो रहा। इन्होंने जब कीचड़ और गंद उछालना शुरू किया है, तो अगर हम जवाब नहीं दें तो आप लोग खुद हमसे पूछेंगे कि आपको क्या हो गया है। इनके अपने लोग सदारती निजाम की बात क्यों कर रही रहमान साहिबा? सदारती निजाम की बाज़गश क्यों सुनाई दे रही है? ये तो आप इनसे पूछें कि इन्होंने तारीख में कब सदारती निजाम की इन्होंने कोई मुताला किया है कि कौन से दौर में पाकिस्तान ने सदारती निजाम से कुछ पाया है? सिर्फ खोया ही है, पाया कुछ नहीं है, सिर्फ खोया है। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट 2 दफा कह चुका है अपने ऑर्डर में कि आप पाकिस्तान के जो निजाम ऑफ गवर्नेंस है, जो पार्लिमानी, उसको टच नहीं कर सकते। फिर पार्लियामान खुद 2/3 मेजॉरिटी और कंसेंसस से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1973 के आइन में इम्प्रूवमेंट्स लाके उसको सामने लाया। आप उस बजाय इसके कि गवर्नेंस करें, आप इन चीजों में पड़ गए। एपीसी कब बुलाएंगे? क्या एजेंडा होगा? क्या मकसद होगा? बात है ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी में देखिए, हम तो पीपल्स पार्टी तो इस वक्त बहुत मुतहर्रिक है और बहुत वाज़ेह है, हमें कोई मुबहम नहीं है। ऐसा कहीं ना लगे कि हम इस बहरानी मुकाम पर, इस वक्त इम्तिहान का वक्त है पाकिस्तान पर लिटरली हर तरह से, और भी बहरान आएगा। इस वक्त तेल की क्राइसिस चल रही है, कौन कौन सी, बल्कि बाद में तेल पर कमीशन होना चाहिए। 25 रुपए आपने तेल पर प्राइसेस बढ़ाई है इस वक्त, जब इंटरनेशनल बैरल नीचे है। आपने 76 रुपीज लेवी लगाया, वो लेवी नहीं है, वो टैक्स है, आपने उसको लेवी रखा क्योंकि सुबह ना गैदर कर। ये सारी बातें, एक तरफ शुगर कमीशन एक आता है, वीट कमीशन आता है, आपके लाडले अनोखे तरीन लाडले मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। हम नैब के सामने खड़े होते हैं और हम ठीक है, हम खड़े होंगे। और कल मेरे बारे में, किसी के बारे में जो बोलता है उसके बारे में उनको मैसेज ये दिया जाता है कि आप बोलेंगे तो आपके साथ ये होगा, आप जेल में जाएंगे। हमारे लोग खुद करेंगे, और खुद करना कोई सही बात नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ सही है, वो भी बिल्कुल गलत बात है। और अल्लाह ना करे कि हम में से कोई कभी करे इस तरह। पब्लिक मनी इज पब्लिक मनी, बिल्कुल। तो उसमें आप मुझे बताएं उसमें कि ये खुद करें तो इनको टैक्स एमनेस्टी मिल रही है। आज फिर एक और एमनेस्टी का दौर चल रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 30 बिलियन दिया गया है सो कॉल्ड नए पाकिस्तान स्कीम के लिए, हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग स्कैम। तो इस शोबे को तरक्की देने के लिए, रोजगार के मौके फराहम करने के लिए क्या मिलेगा? ये तो डेवलपर्स लेके इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी बड़ी वो बनाएंगे, ये तो डेवलपर्स को दे रहे हैं। आप किसी जरीदे को इंडिपेंडेंट और देख लेना नए पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसमें एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है। तो आप और मैं तो नहीं अवेल करेंगे ना। आई कांट अफोर्ड टू बी अ बिग डेवलपर, नो कैन यू। और सफेद पोस्ट तो नहीं करेगा ना। सही, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप हमारे दोस्त हैं तो आप रोजवेल्ट होटल ले लें, आप पीटीडीसी को प्राइवेटाइज करके उसके लोगों को निकाल लें, बरतरफ कर लें 450, फिर आप स्टील मिल के लोगों को निकालें, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं तो औने पौने शेल कंपनी के साथ खरीद लें या कोशिश करें। कोशिश हमारी, हमने रोक लिया तो नहीं हुआ ये। सही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नैब की जानिब से नून लीग के लिए अच्छी खबरें भी आ रही हैं और बुरी खबरें भी हैं। पहले बुरी खबर की बात कर लेते हैं। बुरी खबरें ये हैं कि चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और सरताज अजीज़ के ख़िलाफ़ नए केसेस खोलने की मंजूरी दे दी है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ रायवन रोड की तामीर से मुतालिक तहकीकात, शहबाज शरीफ और सरताज अजीज़ के ख़िलाफ़ निजी यूनिवर्सिटी के साथ दो रोया सड़क की तामीर से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन की जो है ना वो मंजूरी दे दी गई। जबकि तोशाखाना केस में नैब ने नवाज शरीफ को और उनकी लंदन में रिहाइशगाह पर तलबी नोटिस भेजने का भी फैसला किया है। और अच्छी खबर यह है कि शहबाज शरीफ, आहत चीमा और दीगर अफसरान और एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरियां अदम शवाहिद पर बंद करने का भी फैसला हुआ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ एलडीए में प्लॉट्स की अलॉटमेंट का केस बंद करने की भी मंजूरी दे दी गई है। ये तमाम फैसले जो हैं गुज़श्ता रोज़ होने वाले नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में हुए, जबकि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी गुज़श्ता रोज़ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबे के फंड्स रोकने के इल्ज़ाम में वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की दरख्वास्त नैब में दायर की है। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म को चैलेंज किया है कि अगर वो ईमानदारी के चैंपियन हैं तो खुद चेयरमैन नैब को अपने एहतसाब के लिए ख़त लिखें। जबकि -1 होना चाहिए या नहीं, इस हवाले से भी अपोजिशन अभी तक कोई वाज़े लाहे अमल इख्तियार नहीं कर पाई है। और ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सियासी मंजरनामे से गायब रहना भी कई सवालात को जन्म दे रहा है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। शाहिद अब्बासी साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि जिसने करप्शन की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, करप्शन का पैसा वापस निकलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ नैब ने अभी तक जितने भी अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस दायर किए, रेफरेंसेस बनाए, 4-4, 6-6 महीने कैद में रखा, निकला कुछ नहीं। लेकिन अब फिर जो नए केसेस बनाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, सरताज अजीज़ के खिलाफ, इवन कि अब लंदन में नवाज शरीफ के खिलाफ उनका जो है ना वो इश्तिहार भी लगने जा रहा है। ये इन केसेस की नौयत क्या है? क्या ये भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, कुछ नहीं निकलेगा इनमें से भी? मोहतरमा, कब निकला है नैब में से? नैब लोगों को बदनाम करने का, उनकी बेइज्जती करने का एक जरिया है। अब लोग नहीं मानते नैब को। नैब के पास आज तक कितने लोगों को नैब ने कन्विक्ट किया है? नैब को बीआरटी नजर नहीं आता। 18 अरब का मंसूबा 100 अरब पे पहुंच गया, मुकम्मल नहीं हुआ। उनको रायविंड की सड़क जो 24 साल या 25 साल पहले मुकम्मल हुई थी वो अब याद आ गई है। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग छोड़ दें, घर जाके आराम से अपना काम करें। ये मुल्क को तबाह कर दिया नैब ने, ये तमाशे लगाए हुए हैं, सर्कस लगी हुई है। ये छोड़ें ये काम, इस मुल्क इस तरह नहीं चलते। आपने एहतसाब करना है, सबका एहतसाब करें, सबसे पहले हमसे शुरू करें। इल्ज़ाम लगाएं, टीवी कैमरे लगाएं, अवाम को दिखाएं क्या करप्शन हुई है। सीधी सी बात है। आपके खिलाफ जो रेफरेंस तैयार पड़ा है, एमडी पीएसओ को आपने लगाया, वो क्या था सारा केस? क्या आपने गलत बंदा लगा दिया था? रेफरेंस तैयार पड़ा है आपके खिलाफ, ये भी एक, ये क्या मामला था? उसमें मैं यही कह रहा हूँ ना, रेफरेंस बनाने में कौन सा टाइम लगता है? 28 किलो का वो रेफरेंस है, 4.25 फुट वो किताबें ऊंची हैं। आपने पढ़ा? एक आदमी एमडी पीएसओ जिसकी जी आपने पढ़ा? नहीं, वो पढ़ने की चीज ही नहीं है, वो तो तोलने की होती है ना। तो तोला है, उसको 28 किलो निकला है। अच्छा, तो अब बात ये है, एमडी लगा, हमने बहुत से ओहदेदार लगाए, हुकूमत ने भी लगाए हैं, उनका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया। आदमी लगा, 3 साल उसने काम किया और वो काम किए जो 40 साल में पीएसओ ना कर सकी थी। पूरी दुनिया तस्लीम करती है। आज वो भी अदालत में खड़े हैं, हम भी अदालत में खड़े हैं, सर्कस लगी हुई है। अब ये 12 साल बाद पता लगेगा जी वो गलत केस बना दिया था। तो चेयरमैन भी 3-4 तब्दील हो चुके होंगे। तो ये चीज़ें नहीं चलती, ज़रा इनसे दूर ही रहे तो बेहतर है। बहरहाल हमने कभी सीखा नहीं है माजी से, अभी भी नहीं सीखेंगे। तो ये तमाशा लगा रहे हैं। ये एलएस में जो कोई कह रहे हैं नैब वाले भी नया रिकॉर्ड मिला है, इसका हम जायज़ा ले रहे हैं, ज़िमनी रेफरेंस आखिरी मराहिल में। आप तो 2 साल तक जवाबात भी देते रहे, आप तो कैद भी काट कर आए। अब ऐसी क्या नई चीज़ें नैब को मिल गई हैं? 2 सालों में तो रेफरेंस बना नहीं सके, तो अब ऐसी क्या शवाहिद मिल गए हैं जो अब ज़िमनी रेफरेंस इन्होंने तैयार करना है नए शवाहिद की बिना पर? कौन से शवाहिद मिले हैं? अदालत में पेश कर दें। वो शवाहिद यही होंगे, वहाँ भी कोई 40-50 किलो के कागज़ रख देंगे और उसके अंदर होता कुछ नहीं है। मैंने और मेरी फैमिली ने अब 35 साल का
पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया है। उनके पास है, मेरी इजाज़त है कि अवाम के सामने रख दें, अपनी वेबसाइट पर लगा दें। सही। हर पैसा जो मैंने कमाया है, जो मैंने टैक्स अदा किया है, मौजूद है। और मैं गुजारिश करूंगा कि चेयरमैन नैब भी ये काम कर दें और इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी ये काम कर दे। सही। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नैब से आप लोगों को भी शिकायत हैं, पीपल्स पार्टी को भी शिकायत हैं, आप भी दौरे पिछले 5 साल आप लोगों ने भी नैब कानून में तरमीम की कोई कोशिश नहीं की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में नहीं की। जब आप लोगों की शिकायत थी कि इस इदारे को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्यों आप दोनों पार्टियों ने मिलकर इस कानून को बदला नहीं, तरमीम नहीं की, चेंज नहीं किया? आज आप लोग भुगत रहे हैं। जी, उसी वजह से कि ये जो हुकूमत नहीं बदल रही, 2 साल इनको भी हो गए, हुकूमत इनकी चल नहीं रही, इनसे भी कानून बदला नहीं जा रहा। हमारी भी वही वजह थी। क्या वजह है? वो इस हुकूमत से पूछ लें, आपको बताएंगे। नहीं सर, आप भी तो रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी भी तो रही है ना। मैं तो भुगत रहा हूं ना। अगर मैं रुकावट क्या रही है कानून बदलने में? मैं तो भुगत रहा, देखें हम तो भुगत रहे हैं ना। हम कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं आप तो बड़े जी, आप तो करप्ट आदमी हैं, आपको नैब के केस बने हुए हैं। तो आप इस हुकूमत से पूछ लें जिसने अगले केस भुगत रहे हैं। मैं तो भुगत लिए। तो आपका मतलब है ये भी हुकूमत भुगतेगी, ये हुकूमत भी भुगतेगी? जी जी जी, क्योंकि ये पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। कौन सी मिनिस्ट्री है जहाँ अरबों का स्कैंडल नहीं है? तो आप लोग सामने लेकर आए स्कैंडल। हमारी तो आज तक हमारे एक मिनिस्ट्री में एक स्कैंडल नहीं मिल सका करप्शन का। इनको स्कैंडल्स मिले हैं, साबित नहीं हो सके, ये बात करें। स्कैंडल्स मिले, साबित नहीं हो सके, साबित नहीं कर सका। जो मिले हैं वो बता दें, वो बता देना कौन से मिले, साबित ना करें। अब मैं तो कह रहा हूँ टीवी पर आके नैब चेयरमैन मुनाजरा कर ले मेरे साथ कि तुमने ये करप्शन किए, मैं साबित नहीं कर सका हूँ। मैं साबित कर दूंगा वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही। एपीसी में क्या रुकावट है शाहिद खाकान अब्बासी साहब? ये तो बिलावल भुट्टो भी इंतजार करते रहे, शहबाज शरीफ से उनका राब्ता हो, कोई मिल बैठे, इस हुकूमत के खिलाफ अगर कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनानी है बनाए, क्यों नहीं हो पा रही एपीसी? क्या रुकावट है? एपीसी होगी जी, उसका वक्त होता है, सबकी मुशावरत से होगी। असेंबली का इजलास भी चल रहा है, सेनेट भी चल रही है, मुशावरत होगी। एपीसी में अगले 2-4 हफ्ते में हो जाएगी। सर एजेंडा क्या होगा एपीसी का? क्या एजेंडा होनी चाहिए? एक मौकफ अपोजिशन का कंबाइंड बन जाएगा। हाँ। अभी तो हर जमात बात करती है तो अपने मौकफ से बात करती है। तो एक जो मुल्क के हालात हैं उन पर एक मुतफिका मौकफ का होना बड़ा ज़रूरी है। एजेंडा क्या होगा? मैं एजेंडे की बात कर रही हूँ, क्या एजेंडा होगा आप लोगों का? एजेंडा ये होगा पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगी। जो आज इस मुल्क में करप्शन हो रही है, जो अवाम महंगाई हो रही है, जो अवाम पर महंगाई का बोझ है, हर चीज़ महंगी हो रही है, जो बेरोज़गारी हो रही है, जो मईशत तबाह हो गई है, जो मुल्क के अंदर चीनी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, उम्मीद की किरण खत्म हो गई है। आप लोग कर क्या सकते हैं? क्या आप लोग कैसे लोगों को रिलीफ दे सकते हैं सिवाय इसके कि आप हुकूमत को प्रेशराइज करें? आप लोग कर क्या सकते हैं प्रैक्टिकली? जी आप बताएं मेरा क्या, मैं क्या कर सकता हूं? मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग नहीं, अगर आपकी तवक्को ये है कि मैं कोई फौज इकट्ठी करूंगा और दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़ूंगा तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, माजरत चाहता हूँ। सही। हम आइन के अंदर रहकर, अपोजिशन का एक रोल होता है कि हुकूमत की करप्शन को, हुकूमत की नाअहली को, हुकूमत की अवाम पर जो बोझ डाला है, जो मईशत को तबाह किया है, मुल्क को में बेरोजगारी पैदा कर दी है, मुल्क में जो मायूसी पैदा कर दी, इसको हाईलाइट करे। सही। अब असेंबली के अंदर करते हैं, असेंबली से बाहर करते हैं। मैं आपके साथ बैठा हूं, इसीलिए बैठा हूं कि इस हुकूमत की जो नालायकी है, जो करप्शन है, उसको अवाम के सामने रखूं। ये पिछले 2 सालों बिल्कुल सही, ये तो पिछले 2 सालों से हो रहा है। बिल्कुल, ये तो पिछले 2 सालों से हो रहा है, लेकिन लगता है हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहतरमा, जब इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब अवाम का फैसला हो गया, उन्होंने फैसला कर दिया, हम सबको भुगतना पड़ेगा। अच्छी हुकूमत आती है तो वो हमारी बेहतरी होती है। हम गलत फैसला करते हैं या करवाया जाता है तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, जज अरशद मलिक जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी, उन्हें तो फारिग कर दिया गया। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होगा? कोई नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान है? ये नवाज शरीफ साहब को रिलीफ हाई कोर्ट में अपील है, उसमें ये मवाद भी इस्तेमाल होगा कि जिस जज ने किया, इसी केस में उसको मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में निकाल दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ आज आला अदलिया की है कि वो अवाम की
जो अदालतों की साख है अवाम के अंदर, उसको बहाल करने के लिए कोशिश करें। क्योंकि अवाम आज सवाल करते हैं कि अगर 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म के साथ अदालत में ये हो सकता है तो हमारे साथ क्या होगा। आज अदालत की साख बहाल करना नवाज शरीफ को रिलीफ देने से ज़्यादा बड़ा मसला है। सही, ठीक, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में अरबों रुपए मालियत के रोज़वेल्ट होटल की निजकारी का मंसूबा तो मनसूख कर दिया है, लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि रोज़वेल्ट होटल पर नजरें जमाए निजी कंपनी की शराकत दारी की राह तेज़ी से हमवार की जा रही है और इस हवाले से हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत रोज़वेल्ट होटल में निजी कंपनी की शराकत दारी की हतमी मंजूरी आइंदा माह दे देगी। ज़राए से मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक PIA के असासों के निजकारी के मामले पर वजीर निजकारी की जेर सदारत टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था। रोज़वेल्ट होटल की लीजिंग के हवाले से शराइत व ज़वाबित तय करने के लिए माली और कानूनी मुशीरों को टास्क फोर्स में शामिल किया गया था। वफाकी वजीर एविएशन डिवीजन गुलाम सरवर खान ने इस पर एतराज़ उठाया था कि काबीना की निजकारी कमेटी के इजलास में रोज़वेल्ट होटल की लीजिंग से मुताल्लिक कोई भी मुशावरत नहीं की गई है। रोज़वेल्ट होटल के हवाले से जल्द फैसले के लिए वज़ीर आज़म के सामने भी कई बार ये मामला उठाया गया, जबकि जो प्राइवेटाइज कमेटी है उसको भी आगाह किया गया है कि रोज़वेल्ट होटल के हवाले से तीनों ऑप्शंस पर गौर किया जाए। इन ऑप्शंस में होटल को बरकरार रखने, मार्केट में फरोख्त करने और मुश्तरका मंसूबे के तहत चलाने का ऑप्शन भी शामिल है, जबकि लीजिंग पर देने के लिए माली मुशीर की तकर्रुरी भी लाजमी है। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बता दिया गया है कि होटल रोज़वेल्ट की निजकारी नहीं होगी, लेकिन आप की स्टोरी में जिस कंपनी की मैं पढ़ रही थी कि जिसकी शराकत की राह हमवार की जा रही है, ये गैर मुल्की कंपनी है कोई? शादी मामला ये है कि वफाकी हुकूमत ने एक प्लान शुरू कर रखा है कि ऐसे इदारे जिन्हें हम 6 यूनिट्स कहते हैं, जो कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, हुकूमत उनका बोझ नहीं उठा सकती, खसारे से जान छुड़ानी है, अरबों रुपए का खसारा है, उससे निकलने के लिए अमूमी तौर के ऊपर एक प्रैक्टिस रही कि उन इदारों को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। PIA क्या है, जो ये होटल है न्यूयॉर्क में वाक़या है रोज़वेल्ट, इसके ऊपर पहले प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, लेकिन चूँकि ये जो होटल है ये प्रॉफिटेबल है, खसारे में नहीं है, तो सबको अंदाज़ा था कि इस प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए से इसको उस लिस्ट में डलवा के निकालना आसान नहीं होगा। अब लेकिन मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि अब इसका एक और ऑप्शन अडॉप्ट किया गया, चूँकि बहुत से लोग मुखालफत कर रहे थे, अपोजिशन का भी दबाव था, आवाम की जानिब से भी सवालात उठते थे और कबीना अरकान भी इसके ऊपर सवालात उठाते थे, जिसके बाद अब ये रास्ता हमवार किया गया कि चलें इसकी निजकारी नहीं करते तो इसके अंदर किसी निजी कंपनी की शराकत दारी लेके आते हैं ताकि इसको वो बेहतर तरीके से चला सके। जो हमें मिलने वाली ज़राए, अगर ये होटल नुकसान में जा रहा है तो फिर शराकत दारी जिसको आप दे रहे हैं वो फिर सरमायाकारी इसमें क्यों करेगा? ये तो लगता है कोई सोच समझ के, कोई बड़ी चालाकी से ये मंसूबा बनाया गया है। शादी बिल्कुल ये खसारे में नहीं है। पहले तो इसकी औने पौने दोनों इसको फ़रोख्त करने की कोशिशें होती रही कई सालों से, वो कोशिशें नाकाम हो गई। मीडिया भी सवालात इस मामले पे उठाता है कि एक ऐसी लोकेशन के ऊपर वाक़या है होटल जिसको दुनिया की हर कंपनी उसको हासिल करना चाहेगी कि तो पाकिस्तान को क्यों फ़रोख्त करना चाहिए। और ज़रा ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर भी कुछ बासर शख्सियात काफ़ी अर्से से सरगर्म थी और उसी में से एक पाकिस्तानी शख्सियत चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद पहुंची हैं, चूँकि अब उन्हें पता था कि मामला हतमी मरहले में दाखिल हो रहा है और कुछ वज़रा इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो इसके रास्ते में जो कोई दीगर रुकावटें आएँ उनको ख़त्म करने के लिए वो यहाँ पहुँच चुके हैं। ये अहम शख्सियत हैं, इनको बहुत से कुछ अर्सा कबल तक पाकिस्तान में कुछ केसेस का सामना भी रहा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ भी इनके बहुत गहरे मरासिम बताए जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि हतमी तौर के ऊपर जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस मामले को फर्दर प्रोसीड करने जा रहा है, 4 हफ्ते के अंदर उन्होंने जो डिलाइट कंपनी है उसने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र की भर्ती का अमल शुरू होने। हुकूमत का ये कोशिश है कि आइंदा माह के दौरान इसका जो प्रोसेस है वो निजी कंपनी को शराकत दार बनाने का वो फाइनलाइज कर लिया जाए।
ये यहाँ पर उस निजी कंपनी सही। जो भी आना चाहती है वो यहाँ से उन्हें पता है कि जिस होटल की लोकेशन है मल्टीपल उसको वे में इसको यूज करके बिल्कुल। वो एक भारी मुनाफा कमा सकते हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।